अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासत और सच और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में इस वक्त जैसा कि हम देख रहे हैं कि एक नई सियासी जमात या एक नए ग्रुप की तश्कील के हवाले से ख़ासी बात हो रही है। जहांगीर तरीन साहब सरगर्म हैं और बहुत सारे लोग उनकी हिमायत का ऐलान कर रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं, फिर कहीं पर ज़ुहराने और ईशाइयों की बात हम सुन रहे हैं और हतमी तौर पर एक ऐलान होना बाकी है, क्योंकि एक बड़ी तादाद में लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ा है। अब इवेंचुअली वो किसी और सियासी जमात की तरफ जाएंगे या एक न्यायी ग्रुप तश्कील होगा या एक नई जमात सामने आएगी। अब तक की खबरों के मुताबिक वो PDM में से मौजूद किसी जमात को ज्वाइन करने के हक़ में नहीं है। ज़्यादातर लोग, मेजॉरिटी की मैं बात कर रहा हूँ, वो चाहते हैं कि कोई नई जमात तश्कील हो जिसका वो हिस्सा बने, क्योंकि एक सख्त मौक़िफ़ या बयानिया अपने वोटर या सपोर्टर के लिए वो PDM में मौजूद जमातों के लिए रखते रहे हैं। और अगर आज वो किसी उस पुरानी जमात में जाएंगे तो यकीनन उनका वोटर उनसे सवाल करेगा जिसका जवाब शायद उनके पास नहीं होगा। लेकिन अपने आप को डिस्कनेक्ट कर देना PTI से और ये कहना कि जो फ़ौज के हवाले से एक मौक़िफ़ था हम उसकी मुखालफत करते हैं और एक नई जमात की तरफ जा रहे हैं, शायद ये उनके लिए बेहतर और आसान रहेगा। लिहाजा तमाम तर मामलात अब इसी सिमत में हम जाते हुए देख रहे हैं। इस वक्त मौजूदा PDM की हुकूमत की हम बात करें तो उनकी नज़रें बजट पर हैं, मईशत पर हैं और इस उम्मीद का इजहार किया जा रहा है कि वो मईशत को कुछ सहारा दे देंगे, शायद कुछ बेहतरी ले आएंगे। हमने देखा कि जिस तरह से रुपए की कदर कुछ मुस्तहकम हुई या बाकी चीज़ों में कमी आई, तो एक उम्मीद वो देने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले चंद माह में शायद बेहतरी हो जाएगी और चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। ये किस हद तक मुमकिन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, यकीनन वक्त इस बात का तयन करेगा। लेकिन ये इस वक्त का पूरा एक सियासी मंजरनामा है। मैं चाहूँगा जिस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करें, लेकिन गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले एक इंतहाई अहम चीज़ के हवाले से मैं यहाँ तज़किरा करना चाहूँगा। मुख्तलिफ प्रोपोगंडाज हुए और वो किसी से भूले हुए नहीं हैं। बहुत सारी बातें कही गई, बहुत सारी ऐसी कॉल्स दी गई जो कि किसी एक सियासी जमात या किसी मखसूस हुकूमत को नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं है, बल्कि वो पाकिस्तान और मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुँचाने के लिए। माजी में इसी तरह मुख्तलिफ़ तहरीकें जिनकी बात की गई, सिविल नाफरमानी की भी बात एक वक्त में कर दी गई थी कि बिल जला दें, बिल पे करना छोड़ दें। तो इवेंचुअली इसका नुकसान मुल्क को होगा, कतई नज़र इसके कि किसी की भी हुकूमत है और फिर कोई भी जमात जब इक़्तिदार में हो तो दूसरी जमातें इस तरह की कॉल दे सकती हैं। इसी तरह की एक इंतहाई अहम जो एक साजिश की गई है या एक प्रोपोगंडा रचाया गया है, वो ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के जहनों में कुछ ऐसी चीज़ें भरी गई और उनको ये इस तरह की कॉल्स दी गई कि वो अपना ज़र मुबादला जो है उसको पाकिस्तान ना भेजें। जो फ़ॉरेन रेमिटेंसेस की हम बात करते हैं, फिर इनके दावेदार भी एक जमात रही कि जी ओहो हम हैं मौजूद तो बड़ी तादाद में लोग फ़ॉरेन रेमिटेंसेस भेज रहे हैं। मैं गुजारिश और अपील करना चाहूँगा तमाम तर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से कि आप अपनी सियासी वाबस्तगी जिस तरफ भी रखें, लेकिन खुदारा सियासी जमातें अपनी जगह पे हैं और इनमें से किसी एक ने इक़्तिदार में आना होता है, लेकिन मुल्क को सबसे पहले और अपनी तरजीह पर, अपनी प्रायोरिटी पर रखें। जमातें और इक़्तिदार बदलते रहते हैं, तो लिहाजा किसी सियासी वाबस्तगी को मद्देनज़र रखते हुए अगर आप अपना ज़र मुबादला पाकिस्तान भेजना बंद करते हैं या इलीगल मीन्स अपनाते हैं, इसका नुकसान सिर्फ़ और सिर्फ मुल्क को होता है। तो काइंडली इस पर तवज्जो ना दीजिए, मुल्क से मोहब्बत जारी रखिए, अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशन भी किसी तरफ भी आप रखें और कल को फिर तशरीफ़ लाएँ या वोट भी दें, वो भी आपका हक़ है। लेकिन इस तरह की कॉल्स को खुदारा खातिर में ना लाएँ। मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। आप जी गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ़ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुजाहिद बरेलवी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब हम प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। अब्दुल्ला गुल साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे, आप भी सीनियर तज्ज़ियाकार। बरेलवी साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए, ये जो इस वक्त एक नई जमात का मौसम है, थोड़ा सा एक वो हमें माजी याद आता है कि विकटें गिरना, फ़लाँ की विकेट गिरना, इस तरफ जाना, उस तरफ जाना। ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा, अब ये तकरीबन कोई 10-11 साल पहले की बात है और अब सब कुछ दोबारा हो रहा है। आप समझते हैं कि एक नई सियासी जमात बनती है, वो कितनी इफ़ेक्टिव होगी और क्या रोल प्ले कर सकेगी? देखिए, शुक्रिया। एक तो ये कि मेरे दोस्तों को जो है बड़े मोहतरम आपने मेहमान बुलाए हैं, गुल साहब और ये खाली तारीख़ में अगर जाऊंगा तो बहुत तवील हो जाएगी, लेकिन ये वाज़ेह है कि मुस्लिम लीग जो थी उस पर अयूब खान ने कन्वेंशन मुस्लिम लीग बनाई और जिस वक्त जनरल फील्ड मार्शल जनरल मोहम्मद अयूब खान के एबडो यानी पाबंदी लगाने के बाद सियासतदानों को जो है घर भेजा गया, सोहरवर्दी जैसे पाए के लीडरों को, खोड़ो जैसे उस वक्त के लोगों को। लेकिन जिस दिन का अयूब खान को अभी इक़्तिदार से नहीं गया था,
सिर्फ दिल का दौरा पड़ा था, मुझे याद है, एक होटल में यहाँ मेट्रोपोल के, क्योंकि मौसूफ बड़े टेंशन में थे और या खां आ चुके थे। उस दिन कन्वेंशन मुस्लिम लीग दफन हो गई, मुस्लिम लीग बहरहाल ज़िंदा रही, फातिमा जना की या कायद आज़म की, और बाद में उसका आया। फिर पीपल्स पार्टी को आपने देखा कि जो उसके साथ क्या नहीं हुआ, उसकी तारीख़ में जाने की ज़रूरत नहीं, और इसलिए भी कि खैर पीपल्स पार्टी ने भी कुछ कम नहीं किया, चाहे जे रहीम हो, चाहे मिराज मोहम्मद ख़ान हो, या अपने बालू मुबश्शिर हसन हो, फिर बाद में और एक और कि वो लोगों को बाकायदा निकाला गया। और पीपल्स पार्टी जब को निकाला गया तो उस वक्त पीपल्स पार्टी का वजूद ख़त्म हो चुका था। और उस वक्त बहरहाल पीपल्स पार्टी में ये इल्ज़ाम तो नहीं था कि वो कोई पेट्रियाटिक नहीं है। भुट्टो साहब ने इस्लामिक समिट की पॉन्सन बनाई, और लेकिन एक जनरल जो है एक साजिश कर रहे थे, और वो सब किताबें में आ चुका है मार्च से, और उन्होंने करा। और फिर भुट्टो साहब को बाद में आपको इल्म है कि पूरी बदकिस्मती से जो आज बहुत बड़े चैम्पियन हैं, नवादा नसरुल्लाह खां से लेकर जमात इस्लामी से लेकर इन तमाम लोगों ने जो बनाई, जिसमें वली खां की पार्टी भी शामिल थी और रज़ा खां की, सब थे। लेकिन वो मोहतरमा जब आई 1986 में और 88 में इलेक्शन हुए तो बिखर गए। फिर IGI बनाने की कोशिश की गई ISI के पैसों से, और उसामा बिन लादेन के आपको याद है, और रिकॉर्ड मौजूद है कि एक करोड़ डॉलर दिए गए थे। अब्दुल्ला गुल साहब को ज़रूर याद होगा कि $1 करोड़ दिए गए थे उसामा बिन लादेन को कि किस तरह बेनज़ीर की गवर्नमेंट हटाई जाए। लेकिन आज इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद का किसी को नाम नहीं पता। लेकिन नवाज़ शरीफ का देखें, नवाज़ शरीफ एक हकीकत हैं, वो एक पार्टी थी और आज तक उन्हें ख़त्म नहीं किया जा सका। भुट्टो एक हकीकत हैं, उन्हें ख़त्म नहीं किया जा सका। बाद में मुशर्रफ साहब ने भी कोशिश की कि मैं पार्टियां बनाऊं, लेकिन आपने देखा कि नून लीग में से 159 निकल गए, काफ लीग बनी, और उस वक्त जमाली साहब थे गालिबन, वो कहाँ चली गई। आज इमरान खान की पार्टी, और आप खैर पता नहीं, मुझे नाम लेना नहीं चाहिए, शायद आप लोग कहते हैं कि उनकी पार्टी, जिस तरह एक ज़माने में, छोड़िए इस बात को, तो मैं उनका नाम नहीं लूँगा, कि इस पार्टी से भी जो अगर एक पार्टी और जिस तरह के लोग निकाले जा रहे हैं, इनकी हैसियत क्या है इस वक्त। जिस तरह मैंने कहा ना कि भुट्टो हुए या शरीफ हुए, जो इनसे अलग हुए, उनकी कोई सियासी वेट नहीं होता। सबसे बड़ा ये कि बदकिस्मती से पाकिस्तान में वोटर होता है उस कायद का, भुट्टो का वोटर, शरीफ का वोटर, इमरान खान का वोटर। तो जहांगीर तरीन और ये और फवाद चौधरी जो अलग होने वाले हैं, ये अपना ख्वाब पूरा कर लें। और लेकिन अगर इस्टेब्लिशमेंट को अगर ये गलत फहमी है कि वो रातों रात कोई पार्टी क्रिएट कर करके उस पार्टी को जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं 2018 में या 2013 में मिले हैं, वाइप आउट हो देगी, तो खुशफहमी है, गलत फहमी है, और ये एक बहुत गलत ट्रेंड डाल रहे हैं, बड़ी गलत। अच्छा बरेलवी साहब, ये बताइएगा कि ये आया, अभी आपने पूरी तारीख बताई, क्या ये पहली मर्तबा होने जा रहा है? ये तो माजी में भी होता रहा। पूरा नुकसान ज़्यादा, देखिए उसमें नुकसान इदारे का होगा। देखें, सियासी जमातों का नुकसान जितना हो जाए, ज़्यादा हो जाए, लेकिन जो अगर किसी मुल्क में और पाकिस्तान जैसे मुल्क में फौजी इस्टेब्लिशमेंट का अगर नुकसान होता है तो पूरी कौम का नुकसान होता है। हम मुहिमजू कुछ अफराद के ऊपर इस तरह नहीं छोड़ सकते सियासत, या मुल्क नहीं छोड़ सकते जिस तरह कुछ इनफरादियों के नाम आ रहे हैं कि कोशिश इस तरह कर रहे हैं। अयूब खान भी अपने को पाकिस्तान समझता था, ज़िया-उल हक भी अपने को पाकिस्तान समझता था, मुशर्रफ भी अपने को पाकिस्तान समझते थे, फिर जिस तरीके से वो गए हैं वो आपके सामने है। तो मैं यही कहूँगा ऐसी कोशिश दोबारा ना की जाए। ठीक सर, पॉइंट आ गया आपका। मैं फ़ारूक आदिल साहब की जानिब बढ़ूँगा। फ़ारूक आदिल साहब, कैसे देखते हैं आप इस सारे मामले को? और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, अगर एक तो ये पॉजिटिव चीज़ है क्योंकि ये बहुत सारे लोग जो आज इस जमात को छोड़ रहे हैं, ये एग्जिस्टिंग जो जमातें थीं उनमें से टूट के ही ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात की तरफ आए थे। लेकिन ये भी तो एक अच्छी तब्दीली है कि ये वापस उन जमातों की तरफ नहीं जाना चाह रहे, क्योंकि इनका एक बयानिया है और इनको अगर एक वे आउट चाहिए और वो प्रोवाइड किया जा रहा है और वो एक नई पार्टी या एक नया ग्रुप तश्कील पाता है, तो क्या ये बेहतर नहीं रहेगा? पता नहीं ये बेहतर रहेगा या नहीं रहेगा, लेकिन बुनियादी तौर पे हमें ये बात करनी चाहिए कि क्या इस तरह से सियासी जमातें बनती और बिगड़ती हैं। वही बात जो अभी मुजाहिद बरेलवी साहब, मेरे बुज़ुर्ग, बल्कि मेरे असातिज़ा में से हैं। हम तो बच्चे थे जब ये असातिज़ा में थे और हम इन्हें जर्नलिज़म करते देखते थे और हम इनसे सीखते थे। तो बुनियादी बात यह है कि क्या इस तरह सियासी जमातों का बनना और बिगड़ना दुरुस्त है। आपने सवाल बुनियादी तौर पर ये उठाया था कि क्या ऐसी जमात जो PTI से निकले हुए लोगों पर मुश्तमिल होगी, उसका मुस्तकबिल क्या होगा। उस सियासी जमात का मुस्तकबिल वही होगा
जो पीटीआई का मुस्तकबिल था या है। पीटीआई दूसरी जमातों से लोग तोड़ के बनाई गई, उसकी अपनी कोई बुनियाद नहीं थी। जो उसकी अपनी बुनियाद थी, उसकी बुनियाद पर वो इलेक्शन नहीं जीत सकती थी। तो जब 2018 में या उससे पहले ये तय कर लिया गया कि पीटीआई को इक़्तिदार पे लाना है, तो फिर वही बात जो हम बचपन में नारे लगाया करते थे और ख़ास तौर पे नारा लगाते थे मुजाहिद बरेलवी साहब, हम जवाब देते थे कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानमती ने कुंबा जोड़ा। तो ये कुंबा जोड़ा गया था 2018, 17, 16 में। तो एक कुंबा जो जोड़ा गया, वो कुंबा जब मतलूबा नताइज नहीं ला सका, बल्कि मतलूबा नताइज लाने में नाकामी के बाद वो कौमी यानी जो कौम से वफ़ादारी और मुल्क से वफ़ादारी जो तकाज़े हैं, उन पर भी पूरा नहीं उतर सका, तो वो भानमती का कुंबा जो है वो बिखर गया। अब बहुत सारे लोग ये इल्ज़ाम लगा सकते हैं, मेरे बुज़ुर्ग मुजाहिद बरेलवी साहब भी कह सकते हैं कि भाई मुस्लिम लीग भी तो ऐसी बनी थी। दुरुस्त बात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इसी तरह से बनी थी। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या पाकिस्तान मुस्लिम लीग हो, ये दोनों जमातें वक्त की कसौटी पर पूरी उतरी और मार खा खा कर जेन्युइन पॉलिटिकल फोर्सेस बन गई। अब आपने 2018 में कितनी उनकी 2018 और उसके बाद कितना उनका बाजू मरोड़ा दोनों जमातों का, कोई टस से मस हुई। कोई आपने 2-2 साल लोगों को जेल में रखा, किसी ने बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो बात यह है कि ये सियासी जमात ही नहीं थी, ये कुछ लोग थे जो अपने मफादात के लिए इधर शामिल किए गए थे, जो मैं शुरू से कहता चला आ रहा हूँ। और कुछ लोग थे जो कल्ट फॉलोइंग थी, जो इमरान ख़ान के सहर में मुब्तला थे। और इमरान ख़ान कोई सियासी रहनुमा नहीं थे, वो डेमागॉग थे। डेमागॉग क्या होता है? डेमागॉग एक ऐसी शख्सियत को कहते हैं, पॉलिटिकल शख्सियत को, जिसके पास ना कोई अपना जहन होता है, ना कोई मंसूबा होता है, ना कोई प्रोग्राम होता है और ना उसकी कोई कारकर्दगी होती है, लेकिन वो अल्ट्रा नेशनलिज्म के नाम पर लोगों को जमा करता है और मुल्क को तबाह कर देता है। जैसे हिटलर, मुसोलिनी और बेशुमार ऐसे और बहुत सारे नाम हैं जिनकी हम मिसाल पेश कर सकते हैं कि जिन्होंने अल्ट्रा नेशनलिज्म के नाम पे लोगों को जमा किया और कुछ तिनका तोड़ के नहीं दिया और उसके बाद जो है मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया। इमरान ख़ान ने क्या किया? मईशत बर्बाद कर दी, इन्होंने फ़ॉरेन रिलेशंस तबाह कर दिए और अब दुनिया का सारा निज़ाम अपनी ज़ात के गिर्द, और इस कदर वो बड़े हो गए थे कि वो अमेरिका और चीन के दरमियान भी मुसालत कराते थे, ईरान और सऊदी अरब के दरमियान भी मुसालत कराते थे, और उनको पता नहीं था कि उनकी अपनी ईंटें सरक रही हैं। तो वो ईंटें जैसे आप ये देखते हैं कि फारूक आदिल साहब, जिस तरह से आपने कहा कि वो फॉरेन फ्रंट पे भी नाकाम हुए, कर रहे थे, वो तो दावेदार हैं। मैं जानना ये चाह रहा हूँ, आपने कहने का मतलब ये, आपने फॉरेन फ्रंट की बात की, तो एक बड़ा तबका दावेदार है कि पाकिस्तान को फॉरेन फ्रंट पे खान साहब से बेहतर तो किसी ने रिप्रेजेंट ही नहीं किया बतौर वज़ीर आज़म। आप कह रहे हैं कि वो नाकाम हुए वहाँ पर। किस तरह से किया? आपके सऊदी अरब से ताल्लुकात बिगड़ गए, आपके अमेरिका से ताल्लुकात बिगड़ गए, आपके चीन से ताल्लुकात बिगड़ गए। आपके ताल्लुकात किससे ठीक रहे उनके दौर में? क्या रिप्रेजेंट किया? इमरान ख़ान तो ये कहते थे कि बस दुनिया को जितना अच्छा मैं जानता हूँ कोई नहीं जानता, बस ये दावा ही दावा था, ये अपनी ज़ात की परस्तिश ही परस्तिश थी, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं था। नरगसियत इसको उर्दू में कहते हैं, सवाए नरगसियत के इमरान खान में और है क्या? ठीक है जी, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जाने पड़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। ये दावा था, लेकिन ये जो भी मैंने अभी अपने इंट्रो में भी जो एक बात का जिक्र किया, इस तरह के बहुत सारे दावे हैं जिनको एक बहुत बड़ा तबका अनफॉर्चुनेटली हकीकत मानता है, मानता चला आया, या उनके जहनों में इस तरह की चीज़ें डाल दी गई कि 9 मई भी हो गया, 9 मई जैसा सानिया भी हो गया। अब ये क्या मुनज़्ज़म अंदाज़ है, क्या तरीक़ाकार है कि आप ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को कहें कि अपने ज़र मुबादला आप ना भेजें, यहाँ पर लीगल तरीक़ों से ना भेजें, इसका नुकसान मुल्क को होगा, अपने सियासी फ़ायदे के लिए क्या आप मुल्क को या उसकी मईशत को नुकसान पहुँचाएंगे? बरेलवी साहब क्या कहेंगे इस पर आप?
देखिए ये जो एक तो मैं बड़ी माजरत के साथ मेरे यकीनन छोटे भाइयों की तरह हैं फारूक आदिल साहब, और अगर ये कहते हैं, और यकीनन 4 दहाई से मैं ना सिर्फ ये कि एक सहाफ़ी बल्कि एक एक्टिविस्ट की हैसियत से भी इन्हें पता है। मैं उन सहाफ़ियों में था, मेरा तो पीपल पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं था, बल्कि मैं ज़्यादा उस वक्त बलोचों की से हमदर्दी रखता था जब उन पर जुल्म हो रहे थे। तो मैंने तो जब मसावात अखबार उस वक्त बंद हुआ तो इसी इमीडिएटली कोर्ट से 6 माह की कैद मशक्क़त की सज़ा सुनी, उसमें 4 महीने काटे भी मैंने जेल में, और सब देखा है, खैर उसमें कोई फ़र्क नहीं आया है। तो वजह ये थी कि उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट जो है पीपल्स पार्टी को ख़त्म कर रही थी, हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं था, और हम जमहूरियत की, आज़ादी इजहार की, आज़ादी सहावत की बात कर रहे थे। बात के बरसों ये हुआ, इस वक्त मैं नहीं समझता कि पीपल्स अगर तहरीक इंसाफ पावर में होती, और हमने मेरी रिकॉर्ड पर बात है कि इमरान खान साहब आपने बड़ी ब्लेंडर और गलती करी जिस तरह आपने इख्तियार लिया, वो हमारे बापों को लिया बलूचिस्तान से, ये MKM के जो भाई लोग थे जो बिकाऊ माल बन गए हम उनको लिया, और आपने भानमती का जोड़ा बन के बैसाखियाँ मनाई। लेकिन इमरान खान के साथ मुराद सईद जैसे जो कम से कम 50-60 MNA में ऐसे बताता हूँ जो इलेक्ट उनके नाम ही पर हुए हैं। इस वक्त इमरान खान को क्रिटिसाइज करके, तनकीद करके मैं उन लोगों की हौसला अफजाई नहीं करूँगा जो बहरहाल एक रियलिटी थर्ड पोर्ट की हैसियत से पीपल्स तहरीक इंसाफ है और उन्हें ख़त्म करना चाहते हैं। मेरे शायर आवाम में हुक्मरानों को उस वक्त ललकारो, उस वक्त क्रिटिसाइज करो जब वो पावर में हैं। अब मैं बात करूंगा नवाज शरीफ वगैरह की। नवाज शरीफ वो तो पैदावार ही ज़िया उल हक की थे, एक फौजी आमिर की थे। याद नहीं है जब ज़िया उल हक की जब हलाक हुए तो कहते थे कि मैं ज़िया उल हक का मिशन पूरा करूंगा। तो किसी ने पूछा क्या ज़िया उल हक का मिशन था जनाब? आपने पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ज़िया उल हक ने कोड़े मारे थे लोगों के, सैकड़ों लोगों को, हजारों लोगों को जेलों में डाला था। ये ज़िया उल हक का मिशन था जो नवाज शरीफ साहब ने जो है जिसको पूरा किया था। ये पीपल्स पार्टी, ये पीपल पार्टी जरदारी की पीपल पार्टी है, ये भुट्टो की पार्टी है। इन लोगों ने जेलें जिस तरह काटी है कि हमें नहीं पता कि कहां कैसे काटी हैं, और काट रहे हैं ये लोग। अब ये लोग जो जेलें काट रहे हैं, एक साल आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ 2-2 साल जेल में रहे, वो तो 1 साल जेल बाद जिस तरह रहे थे उसके बाद तो लंदन चले गए थे और ये बाउंड लिख कर गए थे कि मैं आइंदा 10 साल सियासत नहीं करूंगा। मैं फिर भी नहीं चाहता कि अपने इन मोहतरम पार्टियों, क्योंकि मेरे ज़ाती ताल्लुकात हैं, लेकिन इमरान खान को इस वक्त क्रिटिसाइज करके स्वागत करना उन लोगों का जो इस पॉलिटिकल फोर्स को ख़त्म कर रहे हैं, सॉरी टू से हमें इसमें कम से कम मैं एक सहाफ़ी से प्रोफेशनल समझता हूँ कि हमारा ये काम नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट को करने दें, हम बात करेंगे जो पावर में लोग हैं। आज जिन्होंने डॉलर 350 पहुंचा दिया, आज जिन्होंने महंगाई को यहां पहुंचा दिया, आज जो है ये भीख की जगह जगह मांगते फिर रहे हैं। आज जो है 20 औरतों को आपने रखा हुआ है जेल में, और आप कहते हैं कि जनाब जब तक उनकी परेड में शनाख्त नहीं होगी उस वक्त तक हम उनके बच्चों, भाइयों, बहनों से नहीं मिलने देंगे। यह है शराफत की सियासत। इनके भी बहन, भाई, बच्चे हुए, बात करें आप। जिन लोगों ने अगर आगे लगाई है उनको अगर आप बरसयाम फांसी देंगे तो हम लब्बैक कहेंगे, लेकिन कम से कम अभी तो कन्विक्ट भी नहीं किया गया, अभी तो ये तय भी नहीं हुआ है कि 9 माह। आप एक बताइए, स्क्रीन पर कोई औरत को आग लगाते हुए दिखा दीजिए 20 दिन से, जिनको आपने इस वक्त पकड़ा हुआ है। मुजाहिद बरेलवी साहब, मैं अगर सिर्फ यहाँ पर गुजारिश करूँ, मैं बहुत सारी ऐसी ख़वातीन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक़ है, इनकी MNAs, इनकी पार्टी के ओहदों पर रही हैं, उनके व्हाट्सएप ग्रुप्स की चैट्स, उनके वॉइस नोट्स सुन चुका हूं। आप दिखाइए जहां पर नहीं चैट नहीं, आप उनकी जिस तरह मर्दों को दिखा रहे हैं आग लगाते हुए, उन खवातीन को दिखा दीजिए ना, शीरी मजारी को और मलिका बुखारी को। अच्छा, 2 चीजें हैं सर। एक तो बरेलवी साहब जमानत ली, एक तो चीज है आग लगाना, एक है वर्गलाना, मुझे दिखाइए, एक है भड़काना, उस तरफ लेके जाना, वहां की कॉल्स देना। इस पे भी तो कोई पूछगछ होनी चाहिए ना सर। ये हजारों लोग मैं तो आप जो ओहदेदारान अभी आपने बड़े, जब बेनजीर भुट्टो को शहादत की गई थी तो आधा सिंध जला दिया गया था, आपको पता है? पूछे बिल्कुल से सर। अब मतलब इसको हम कंपेयर कर रहे हैं बेनजीर साहबा की शहादत से और एक खान साहब की 2 दिन की गिरफ्तारी से। मैं तो कहूंगा, मैं बरेलवी साहब ये जानना चाह रहा हूं कि ये मुआवजा हम कर सकते हैं बेनज़ीर भुट्टो शहीद की शहादत का और इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का,
और उस पे आर्मी की तनसीबात पर और शोहदा की यादगार पर हमलों का ये मौजना हम कर सकते हैं? अपने अपने वसीतर तजर्बे की बुनियाद पर बताइए। ये अभी तक एक बहुत बड़ा, देखिए ये भी क्वेश्चन है कि 9 मई के वाक़े साने में वहां पर लोग कैसे दाखिल हुए। ये निगरान हुकूमत मोहसिन नकवी की नाअहल थी, ये उनकी पुलिस, उनके इदारे, उनके एजेंसियों की नाकामी थी जो छोड़ के चले गए और उन्होंने कोई हिफाजत नहीं करी इस मुकद्दस जगह की, जिना हाउस की। खैर मेरे लिए सर, मैं आप चूँकि उस्तादों का दर्जा हम सब के लिए ही रखते हैं, और आप जो बात कर रहे हैं, मैं ज़रा फ़ारूक आदिल साहब से ही कहूँगा, सर कैन यू प्लीज़ सिंप्लीफाइड फॉर मी। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि हम किस तरफ अब जा चुके हैं इस गुफ्तगू में, और आप समझते हैं कि कोई मुआवजना बनता है, या कोई ये जिस तरह से बरेलवी साहब बता रहे हैं वो बहुत ज़्यादा बाखबर हैं, बहुत ज़्यादा हमसे ज़्यादा तजर्बा रखते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें तो सोशल मीडिया पर हैं, टीवी चैनल्स पर चली हैं, हम सब जानते हैं। इन्होंने अभी एक शख्स का नाम लिया और कहा कि ऐसे बहुत सारे, वो मुराद सईद, इट्स क्वाइट अनफॉर्चुनेट के उस कैलिबर के लोग भी हमारे पिछली काबीना में वज़ीर रहे हैं। अब वालों पर भी बहुत सारों पे इतराज़ है, और फिर जिस तरह से वो वर्गलाते रहे हैं और उनके वॉइस नोट्स हैं, उन पर कोई इनकार कर सकता है? क्या इस पर सर कमेंट करूँ, आप क्या कहेंगे? अच्छा असलान, मेरी तो ख्वाहिश ये थी कि इस प्रोग्राम में आप मेज़बान होंगे, मैं सामे होऊंगा, और मुजाहिद बरेली साहब गुफ्तगू करेंगे और हम दोनों इससे इस्तिफ़ादा करेंगे। लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि मुझ तक मुजाहिद बरेलवी साहब की आवाज़ डिस्टॉर्ट होकर पहुंची और मैं उसको प्रॉपरली न सुन सका न समझ सका। मुझे अंदाज़ा नहीं है, आपका सवाल से कुछ समझ में आ रहा है कि उन्होंने कोई ऐसी बात कही होगी, मेरी समझ में नहीं आई। लेकिन आप जो सवाल कर रहे हैं वो देखिए, बात ये है कि बेनज़ीर भुट्टो एक जेन्युइन लीडर थी और नवाज़ शरीफ एक जेन्युइन लीडर हैं। इमरान खान एक ऐसी शख्सियत हैं जिनको बनाया गया। ये दुरुस्त है कि भुट्टो साहब जो थे वो भी मार्शल लॉ की गोद में आए, नवाज़ शरीफ भी मार्शल लॉ की गोद में आए, लेकिन उसके बाद वो अपने कदमों पे खड़े हो गए और उन्होंने न सिर्फ सियासी हक़ाइक़ को समझा, न सिर्फ पाकिस्तान की तारीख़ को समझा, बल्कि उन्होंने अपना एक रास्ता भी मुतय्यन किया। वो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो हों, वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हों, या नवाज़ शरीफ हों। इमरान खान को जब बैसाखियों पे खड़ा करके इक़्तिदार में लाया गया और लीडर बनाया गया, तो उस वक्त से लेकर आज तक वो गोद में बैठे हुए हैं, अपने पाँव पे खड़े नहीं हो सके। वो ख़ुद बताते रहे कि मेरी हुकूमत तो ये थी कि अगर बजट पास करना पड़ता था, कोई बिल पास करना पड़ता था, तो एजेंसियों से कहना पड़ता था, है ना। तो ये सूरत हाल थी जी, बिल्कुल। तो वो कभी लीडर रहे नहीं। और दूसरी बात यह है कि उनका कोई विज़न नहीं है। हो सकता है, मैं आपको बताता हूँ 2013 का वाक़या, जब ये शख्स कराची में आया और अपना उसने मैनिफेस्टो लॉन्च किया, मैं आपको उसका सियासी विज़न बताना चाह रहा हूँ। तो उस मौके पर मुझे यकीन है कि उसमें बरेलवी साहब भी मौजूद होंगे, नज़ीर लगारी साहब भी थे, मैं भी एक जूनियर के तौर पर था। तो उस मौके पर मैंने इनसे सवाल किया, इमरान खान से, कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने इस मुल्क का आइन 2 दफ़ा तोड़ा है, तो काइंडली ये बताएं कि अगर आप इक़्तिदार में आ गए तो आप 2 दफ़ा आइन तोड़ने वाले आदमी के साथ क्या सलूक करेंगे। तो आप जानते हैं उन्होंने मुझे क्या जवाब दिया था? उन्होंने मुझे ये जवाब दिया था कि ये आइन का टूटना नवाज़ शरीफ का मसला है, ये मेरा मसला नहीं है, ये है इस शख्स का विज़न। नंबर 1। नंबर 2 ये बात है कि जब कोई हादसा हुआ, जैसे बेनज़ीर भुट्टो का हादसा हुआ, उनकी शहादत हुई, तो हमें पब्लिक सेंटीमेंट नज़र आता है। उसमें तकरीबकारी भी हुई, यकीनन उस मौके पर लूटर्स भी आए, ऐसा ही है जी, अब समाज दुश्मन अनासर भी आए जी। लेकिन वो एक फितरी दुख का इजहार था, जिसकी क़यादत आसिफ अली जरदारी के पास चली गई तो सब कुछ ठीक हो गया। जब इमरान खान पर हमला होता है तो आपको कोई 1 दर्जन लोग भी किसी जगह निकले हुए नज़र आते हैं? कतई नहीं थे जी। उसके बाद क्या हुआ कि जब इमरान खान गिरफ्तार हुए तो ये समझ में आता है, और अब उसके कड़ी से कड़ी मिलती चली जा रही है, कि पहले से मंसूबा तयशुदा था। यही वजह है
कि बार बार उनकी ज़ुबान से निकला, एक बार नहीं, दूसरी बार नहीं, इवन बीबीसी को इंटरव्यू में भी उनकी ज़ुबान से निकला। तो अगर मुझे गिरफ़्तार करेंगे तो फिर अगर GHQ पे हमला नहीं होगा तो फिर किस पे होगा? ये बात वो मुसलसल कह रहे हैं। फिर आप मुराद सईद वगैरह का जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा कि टारगेटेड जगहों पर जाइए। प्रॉब्लम क्या है जी, जो हमारे टारगेट्स पास आपको असाइन किए गए दोस्तों हैं का, उनकी तरफ जाएं। जी बिल्कुल ऐसा ही था। उसकी तरफ जाएं। तो बेसिकली ये वो मामला था। और अकबर एस बाबर साहब ये कहते हैं कि ये मेरी ज़ाती मालूमात हैं, मैं ये जानता हूँ कि ये शख्स पाकिस्तान में अरब स्प्रिंग की तरह एक फसाद बर्पा करना चाहता था, ताकि पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के रियासती अदारे एक दूसरे के साथ सामने खड़े हो जाएं और मुल्क धड़ाम करके नीचे गिर जाए। ये एक प्लान था। ये वही प्लान है जिसकी तरफ हमें हकीम सईद भी नज़र आते हैं। और मुजाहिद बरेलवी साहब को याद होगा कि आखिरी तकरीर कराची प्रेस क्लब के लॉन में की थी हकीम मोहम्मद सईद साहब ने, जिसमें यही नहीं बातों की तरफ उन्होंने निशानदेही की थी। फिर बाकी और लोग भी हैं, डॉक्टर इसरार मजीद निज़ामी वगैरह, उन्होंने भी ऐसी बातें कही। तो एक तो दूसरा पहलू हमें 9 मई के पीछे ये नज़र आता है। तीसरी बात ये है कि इमरान खान के बारे में एक हल्का है बाएं बाजू का, उसका ख्याल ये है कि एक सियासी जमात बन गई है, पॉपुलर हो गई है और ये एक अहमक आदमी है, हम इसको सपोर्ट करके इसके दस्तों बाजू बन के इससे ये जमात हथिया लेंगे और उसके बाद कोई इस मुल्क के लिए अच्छा और नेक काम कर सकेंगे। दो बातें हैं, एक तो ये कि इस तरह से किसी दूसरे के कंधे पे सवार होकर हम अपनी मर्ज़ी का एजेंडा नहीं कर सकते। यही सोचकर महराज मोहम्मद ख़ान साहब इस जमात में गए थे और थोड़े ही अरसे के बाद मायूस होकर बाहर आ गए और उन्होंने तस्लीम किया कि मुझसे ये गलती हुई थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। राइट फारूक आदिल साहब, और ये उनके अल्फाज थे बिल्कुल कि सही ये सर। एक अहमक आदमी है, हम अपना काम करेंगे, तो हमें इस तरह की तवक्कुआत नहीं रखनी चाहिए। सर आपका पॉइंट आ गया। जी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जाने पड़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। मैं अब्दुल्ला गुल साहब ने बहुत ही ताख़ीर से लेकिन बिलाखिर हमें ज्वाइन कर लिया, इसमें मैं वेलकम कहूँगा उन्हें। गुल साहब, ये हम जो अभी सारे के सारे मामलात हैं, हालात हैं, नई पार्टी बनने की बात है, इस सब पर अपने दोनों जो हमारे सीनियर एनालिस्ट हैं उनसे उनकी राय ले चुके हैं। आप क्या कहेंगे? अभी मैं इसी की कॉन्टीन्यूटी की तरफ आगे जाऊँगा। बाकी बातें अपनी जगह पे कि यहाँ पर इमरान खान साहब क्या कहते हैं, लोगों को किस तरफ लेके जाते हैं, लगाते हैं। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट थोड़ा सा अगर आप इसको ब्रॉडर एस्पेक्ट में स्टडी करें, या आप जानते भी होंगे, इमरान खान साहब को हमारे दुश्मन मुल्क भारत में बहुत पसंद किया जाता है। और जब वजह जानने की आप कोशिश करें तो पता चलती है कि ऐसा शख्स, इतना तो नुकसान हम नहीं पहुंचा सके पाकिस्तान को जो ये शख्स पहुंचा सकता है, तो क्यों ना पसंद हम करें? क्या राय होगी सर आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरसलान साहब, सबसे पहले तो माजरत, तो मेरा कोई फ़ोन हैंग कर गया था और आपकी दरमियान में कॉल्स आ रही थी, लेकिन मैं सर प्लीज, स्क्रीन ब्लैक थी, जिसकी वजह से नो मैं वरी सर, वो नहीं कर इशू पे सका। आए सर। तो माजरत। आप देखें, जो आपने बात कही है, 2-3 बातें बहुत अहमियत की हामिल हैं। जब दुश्मन ने पाकिस्तान की सरहदों को ऊपर हमला करके देख लिया और उसके अंदर उनको मुंह की खानी पड़ी, फिर उन्होंने जो है वो आपको दहशतगर्दी की जंग में लपेटने की कोशिश की, उसके अंदर उनको शिकस्त फाश हुई। उसके बाद उन्होंने आपको जो है वो इकोनॉमिक आपका आर्म ट्विस्टिंग करके देख ली, उसके अंदर उनकी बात नहीं बनी। तो इसका मतलब ये था कि अब उनको सबवर्जन चाहिए थी, उनको वो 5th जनरेशन वॉरफेयर चाहिए थी, जिसका जिक्र जो है वो ISPR बारहा कर चुकी थी। अब इसका मतलब यह है कि अवाम के दिलों में अपने ही रियासत, अपने ही इदारों, अपने ही लोगों के खिलाफ नफरतें भरी जाए। और यही वजह है कि जो भारत है वो आज इस बात के ऊपर बरमला कह रहा है कि हम सारे हिंदुस्तान का एक ही भाई इमरान भाई, इमरान भाई। ये आखिर क्या वजह है? ये मेरा और आपका तो बयानिया है नहीं, ये उनका बयानिया है। वो मेजर गौरव क्या कहता है, इसी तरीके से दीगर लोग क्या कह रहे हैं, उनका मीडिया जो है वो चीख चीख कर जो है इमरान खान की तारीफें कर रहा है। और कश्मीर को क्यों भूल जाते हैं कि कश्मीर को प्लेट पे रख के जो है वो किसने दे दिया। 5 अगस्त के बाद 2019 को हमने 3 मिनट की खामोशी इख्तियार की, 3 जुम्मे के अंदर 1-1 मिनट की, और उसके बाद जो कहा गया था कि मैं हूं कश्मीर का सफीर,
तो वो कश्मीर का सफीर कहाँ चला गया? ये वो चंद बातें हैं जो कौम पूछना चाहती है। लेकिन अब देखें, ये जो नई पार्टियां या कुछ है, मकसद ये है कि इनकी आइडियोलॉजी नहीं है। पीडीएम की जो एक लोगों के दिलों में उनके खिलाफ मखासमत है, उसकी वजह से वो ये समझते हैं कि शायद इसके पीछे रियासती इदारे मौजूद हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं है। ये एक बाकायदा एक पार्लिमानी अमल के जरिए नो कॉन्फिडेंस आया, और फिर इमरान साहब तो हुकूमत चाहते ही नहीं थे। मैं तो अब इस नतीजे पे पहुंचता हूं कि इमरान खान साहब इंतशार चाहते थे, क्योंकि उनकी पूरी पार्टी जो है वो कह रही थी कि आप जो है कश्मीर की, अपना केपीके की, पंजाब की असेंबलियां ना तोड़ें, आप कौमी असेंबली के अंदर रहें, मुकाबला करें और पीडीएम की गिरती हुई साख से फायदा उठा के कौमी जो एक सियासी सूरत हाल है उसके अंदर अपना किरदार मजबूती से अदा करें। लेकिन उन्होंने वो जमहूरी अमल को बिल्कुल खैरबाद कहा और 95% की अक्सरियत को रद्द करके उन्होंने असेंबलियां तोड़ दी। नतीजा यह हुआ कि वो क्या चाह रहे थे, कोई भी मेरे ख्याल में अक्लमंद इंसान जो है वो असेंबली ना तोड़ता ताकि वो गिरती हुई हुकूमती साख से फायदा उठाता और आइंदा आने वाली सियासत के अंदर अपना एक मजबूत किरदार अदा करता। लेकिन उन्होंने, क्योंकि उनके मकासद ये थे कि रियासती इदारों के दरमियान में टकराव पैदा करना है, एक सोची समझी तरीके से उन्होंने पहले जो है वो मीर सादिक मीर जाफर का बयानिया शुरू किया। उसके बाद उन्होंने मुख्तलिफ डर्टी हैरी और मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई की जैसी बातें करना शुरू कर दी। पहली दिफाई लाइन आईएसआई को जो है वो उन्होंने हमला किया उसके ऊपर, और उस हमले के नतीजे के अंदर उन्होंने लोगों में आईएसआई के हवाले से एक मुतजाद राय कायम कर ली। उसके बाद उन्होंने हद यह हो गई कि 9 मई को फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता 9 मई से पहले उन्होंने जो है बाकायदा आर्मी के जो सीनियर क्यादत थी, जिसमें डीजीआईएसपीआर भी शामिल थे और खुद आर्मी चीफ शामिल थे, उनके हवाले से बहुत ही खतरनाक उन्होंने जो है वो एक अमल शुरू किया। नतीजा ये हुआ कि जो तहरीक इंसाफ से लोग जुड़े हुए थे, चाहे वो पाकिस्तान में थे या पाकिस्तान से बाहर थे, उन्होंने जब खास तौर पे बरतानिया में जब हर्जा सराई शुरू की अफवाज पाकिस्तान के सीनियर क़यादत के ऊपर, जो उन्होंने तस्वीर की बेहुरमती की उनकी, तो इसकी मिसाल कोई नहीं मिलती। लेकिन तहरीक इंसाफ ने ना उनको कोई शोकॉल होते से शुरू किया, ना उसकी इस अमल की तरदीद की। इसका मतलब यह है कि वो वाज़े तौर पर यह चाह रहे थे कि ये अमल पेश आए। और फिर हम तो जानते हैं, और अरसलान साहब आप बहुत बखूबी जानते हैं, कि बाकायदा लोगों को डायरेक्शन दी जा रही थी कि आप जो है वो एहतजाज पब्लिक प्लेसेस से हट के फौजी तनसीबात। एग्जैक्टली सर, यही बात कर चुके हैं और यही रियलिटी है। मैं सर थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए एक चीज़ ऐड करके, अभी आपने कहा कि वो उन्होंने कौमी छोड़ी, पहली दफ़ा नहीं छोड़ी, 13 के इलेक्शन के बाद भी छोड़ी थी। अरसलान साहब जी बरेलवी साहब, मुझे ब्रेक के बाद जो मेरे बहुत ही मोहतरम बुजुर्ग गुल साहब के साहबजादे हैं, उन्होंने जो 2-3 बड़े अहम बातें की हैं, 2-3 मुझे जरूर मिनट दीजिएगा ताकि आप सर प्लीज आप रिस्पॉन्ड कीजिए। सर आप ही की तरफ आ रहा था मैं। नहीं, अगर आप ब्रेक की तरफ जा रहे नहीं सर, मैं आप ही की तरफ आ रहा था, आप रिस्पॉन्ड कीजिए प्लीज। एक तो ये है कि मैंने कहा ना कि अगर जनरल गुल साहब के बेटे इन्हें इल्म है कि मैं उनके पास इख्तलाफ के साथ भी आता था और इंटरव्यू भी कर चुका। रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए जो पूरा मलबा कश्मीर के हवाले से इंडिया का बयानिया मेरे बरखुरदारी कहूँगा उन्होंने डाला है, तो जनाब इसकी इब्तिदा जब ये मियाँ साहब ने साडा सदर से साडा जज के बाद जब साडा जनरल का रखा, तो उनका ख्याल था कि जब तक इंडिया से मुफाहमत नहीं होगी मेरे मकासद पूरे नहीं होंगे। वाजपेयी का इस्तकबाल और उसे मीनार पाकिस्तान कौन ले गया? नवाज शरीफ। और उस वक्त जमात इस्लामी ने पूरे शहर में लाहौर के हड़ताल की थी, उन्हें बनाया गया था। फिर उनको ये भी याद होगा जब वो प्राइम मिनिस्टर बने थे तो जब आके मोदी की तकरीब में शिरकत हुए थे और उन्होंने वो जो वहाँ जो गुफ्तगू हुई थी वहाँ से झगड़ा शुरू हुआ। फिर उन्होंने डॉन लीस को भी याद होना चाहिए कि किस में हुआ। और फिर ये बार बार यानी ये भी भूल गए कि नवाज शरीफ साहब के जो मरियम बीबी की जो बेटी की जो शादी थी उसमें लाहौर भर के जहाज जो काबुल जा रहा था वो लाहौर आया था और मेहंदी में शिरकत की थी मियाँ सज्जाती उमरा के घरों में। और मैं इत्तफाक से वहाँ लाहौर में मौजूद था, 150 लोग बगैर वीज़े के जो है, और रिकॉर्ड में कह रहा हूँ ये कि वो आए थे वहाँ पर, जहाज खड़ा था, किस तरीके से आए थे। तो जो अगर आप ये वाली बात करेंगे कश्मीर के हवाले से
और अगर इंडिया के हवाले से तो सॉरी टू से, और मैं बिल्कुल समझता हूँ कि इंडिया से दोस्ती होनी चाहिए, हमारी कोई उसूली लड़ाई कश्मीर पे है, लेकिन तजारत होनी चाहिए, ट्रैक टू होना चाहिए। ये बाएं बाजू नहीं, ये दाएं बाजू वाला मामला है। तो ये जो कश्मीर के हवाले से इमरान खान का नहीं, ये सब शरीक, ये हाल पूरी तारीख है, रिकॉर्ड है कि वाजपेयी से का जो मैं जिक्र कर रहा था, या वहाँ जो मोदी को जाके उन्होंने कहा था कि जिनसे आपको खतरा है उनको हमसे भी है, ये जो मैंने उनको कहा कि जाती उम्र में कौन आया था, क्या ये गलत है? सर जिस तरह ये गलत नहीं है, क्या इस तरह ये भी गलत नहीं है ना कि इमरान खान साहब ने तो खुद अपने आप को सफीर मुकर्रर किया था? नहीं, पहले इसको जरा आप उसी तरह कंडम करें ना, ये जो आप कर रहे थे। हम करते हैं सर, बिल्कुल बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल आपने जो आपकी इजाजत है सर, हम करते हैं। अब आप खान साहब की जो सफारत थी उस पर जरा रोशनी भी डाल दें। हम करते हैं कंडेम, मेरे ख्याल से हम सभी करते हैं। इमरान खान साहब सफीर बने थे और वो इधर रौनक मेला लगाते थे जो कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे खड़े होके तस्वीरें, फोटोशूट, वो 2-3 दफ़ा उन्होंने करवाया, फिर कहाँ गई उनका सफीर होना? वो तो बुरे थे ही, तो सर इनको चुना था ना, इन्होंने क्या किया? नहीं, मैं तो देखे पहले आपसे मैंने कहा मैं इमरान खान से बात करूँ जब पावर में आएंगे। अभी बात करें जो लोग पावर में, उनके बारे में आसान होता है जब लोग अपोजिशन में हो, तकलीफ में, उनके बारे में गुफ्तगू करना चाहिए। जैसे हमीद गुल साहब थे, हमारे जनरल साहब मुखालफत करते थे हुक्मरानों की जो पावर में होते थे। ये भी सही है। अरसलान साहब मैं बात कर सकता हूँ? जी गुल साहब आप रिस्पॉन्ड करें, फारूक आदिल साहब सुन रहे हैं, उनसे भी एक कमेंट लेना है। नहीं, वो बहुत अच्छी बात कही है। मुझे वो भी याद है कि जब नवाज शरीफ साहब ने कारगिल को पीठ में छुरा कहा था कि पाकिस्तान फौज की जानिब से भारत की पीठ में छुरा घोंपा गया, और 123 लोग थे जो कि वहां आए थे बगैर वीजे के, और मैंने और आपने इसके ऊपर अरसलान साहब सर बिल्कुल बात की हुई है, मुझे बिल्कुल आई विविडली रिमेंबर सर, आई विविडली रिमेंबर इस पे प्रोग्राम किए थे, बात की थी, भरपूर एहतजाज किया था। नहीं तो फिर इससे क्या मतलब है कि ये बात खत्म हो जाती है कि इमरान साहब ने सौदा नहीं किया कश्मीर का? ये सारी चीजें अपनी जगह, ये जो नवाज शरीफ ने किया वो गलत किया, जो उन्होंने ये सारी बातें जो बात की, मैंने उसमें बल्कि ऐड कर दी, पीठ में छुरा घोंपने की भी बात कर दी। लेकिन क्या कश्मीर उन्होंने उनके जमाने में जो है इंडिया ने एनेक्स किया था या इमरान खान के जमाने में किया था? क्या ये हकीकत नहीं है कि 31 मार्च 2019 को पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताब में बकायदा इंडियन सदर्न कश्मीर और वेस्टर्न कश्मीर लिखा हुआ था? ये किसने छपवाया था जी? 27 तारीख को जुलाई की किसने कहा था कि 2019 को कि मैं वर्ल्ड कप जीत के आ गया हूं, और 5 अगस्त को कश्मीर अलहदा हो गया था? किसने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी थी 27 जुलाई 2019 को? ये जरा बता दीजिए ना सर। आपने तो अभी एक टेक्स्ट बुक की तरफ इशारा किया है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने बेतहाशा खतूत लिखे जब इमरान खान साहब वजीर आजम थे, और निसाब में बहुत सारे जो मसाइल थे उनको पॉइंट आउट किया, सर पे किसी के जूं तक नहीं रिंगी सर। नोबडी बॉदर्ड बिकॉज़ आई थिंक इट वाज डेलिबरेट। तो फिर इसका मतलब ये है कि हम टू रॉन्ग्स कैन नॉट मेक वन राइट। अगर नवाज शरीफ साहब ने किया तो मैंने उसको भी कंडेम किया, मेरे वालिद ने भी किया, और इमरान खान साहब को जब वो हुकूमत में थे तब मैंने और आपने मिलकर कंडेम किया था इस बात के ऊपर। पूरा मैं भी ये कंडेम कर देता हूं, मेरे तमाम सोशल मीडिया पे कंडेम करना, लेकिन रिकॉर्ड अभी कॉलम मौजूद हैं जिसके अंदर मैंने उनको शदीद निशाना बनाया तनकीद का, क्योंकि कश्मीर को जो है उन्होंने गम होने दिया, और कौम को ये कहा कि जो कश्मीर का बॉर्डर क्रॉस करेगा वो पाकिस्तान का गद्दार कहलाएगा। ये अब आप मुझे बता दीजिए, इसके ऊपर आपकी क्या राय है? अरसलान एक मिनट ये देखिए, अभी मैं देख रहा था कि डॉक्टर यास्मीन राशिद को जो है बड़ी अदालत ने कर दिया है कि कोई सबूत नहीं मिला कि उन्होंने जिना हाउस पर हमला किया था। स्क्रीनों पे ये ब्रेकिंग न्यूज आ रही है सर। मेरे पास अब बिल्कुल आखिरी 1-2 मिनट है, मैं फारूक आदिल साहब से ज़रा अगर एक कमेंट ले लूँ। बहुत शुक्रिया, और फिर इसको इख्तिताम की तरफ हम बढ़ेंगे। जी फारूक आदिल। अच्छा देखिए अरसलान, जो अब्दुल्ला गुल साहब ने बात की कश्मीर की हद तक, मैं उसकी तायद करता हूँ और 2 बातों का इजाफा करना चाहता हूँ। जी सर। नंबर 1, मोदी पर इल्ज़ाम आयद किया, मोदी के हवाले से नवाज शरीफ पर इल्ज़ाम आयद किया गया कि उसके घर में वो आया और वगैरह वगैरह। मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर किसने खड़े होकर ये कहा था कि मोदी को वोट मिलना चाहिए ताकि वो दोबारा इक़्तिदार में आना चाहिए मोदी को, क्योंकि हमारे लिए बड़ा बेहतर है। और इसके नतीजे में मसला वो वाला हल सही होगा। था। इस सवाल जस्टिफाई ना करें, मेरी प्लीज मेरी बात कंप्लीट होने दें। ये क्या बात थी
ये बात ये थी Justify कि ना भारत के मुसलमान को इशारा था कि मोदी को वोट दो। अगर पाकिस्तान का भारत के वजीर आजम मुसलमानों को ये ये बहुत है, स्टेटमेंट मोदी देगा की तकरीब तो में ये नाचना भारत के दुरुस्त था। मुसलमान को इशारा होगा। नंबर 2, जब ये भारत इशारा 5 दिया ना अगस्त कि कर रहा था, मोदी की तकरीब में दुपट्टे डाले प्लीज गए। प्लीज 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 मेरे बरेलवी साहब मुझे एक मिनट दे दें। सर मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है, सिर्फ फारूक आदिल साहब सम अप कीजिएगा। तो आई हैव टू वाइंड इट अप। बस एक जुमला मुझे कहना है जी, कि जब भारत 5 अगस्त कर रहा था तो उस मौके पर भारत का वजीर आजम और उसका वजीर खारजा पूरी दुनिया के दौरे पर था, और यहाँ पाकिस्तान का वजीर आजम जो मौजूदा साबिक है और शाह महमूद कुरैशी जो वजीर खारजा था, ये टेलीफोन पे सफारतकारी कर रहे थे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो पाकिस्तानी अवाम और कश्मीरियों को, जो 100 कार्ड कश्मीर का सफीर था, बेवकूफ़ बना रहा था। बुनियादी तौर पर वो इस एजेंडे पर था कि कश्मीर को फरोख्त कर सर आपका पॉइंट आ गया, मेरे पास वक्त बिल्कुल जो खत्म हो रहा है। मैंने बहुत जो- शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मैं तीनों रिस्पेक्टेबल गेस्ट का। आज के प्रोग्राम से इतनी, अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।